Assalamu alaikum. Today we will discuss Graham's law of diffusion and effusion. Graham's is an English scientist, that is Thomas Graham, whose date of birth is 1805 and date of death is 1869. He performed or measured the rates of equal volumes of different gases that are escaped from the apparatus at the same temperature in 1831. He found that the lighter gas escaped fastly as compared to the heavier gas, कि अगर गैस जो है वो लाइट होगी इट्स मीन कि उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो वो उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ एस्केप कर जाएगी उस कंटेनर से या फिर किसी भी चीज़ से जहाँ पे उसको इनक्लोज्ड किया होगा, उसको फिर वहाँ से एस्केप किया जाए तो जो लाइटर गैस होगी वो तेज़ी के साथ एस्केप होगी, तो जो हैवियर होगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो स्लोली एस्केप होगी। नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ द गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर रहे हैं वहाँ पे कांस्टेंट आएगा, डेट इज़ के। R is inversely proportional to 1 over square root D, then R is equal to K over under root D। इसी तरह अगर आप molecular mass को देखें तो उसका भी inverse relation है। Now if we take two gases at the same temperature, then the rate of diffusion of first gas is inversely proportional to the density of square root of density of that gas, that is R1 is equal to K over D स्क्वायर रूट D1। ठीक है, फिर R2 मीन्स के सेकेंड गैस का अगर आप रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो K ओवर स्क्वायर रूट D2 आ जाएगा। आपने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट D1 डिवाइडेड बाई K इंटू K डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट D2। के जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। डी जो है वो डिनोमिनेटर में भी उस डिवीजन की फॉर्म में है तो इट्स मीन वो न्यूमरेटर बन जाएगा और D1 जो है वो डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे R1 जो है R1 डिवाइडेड बाई R2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस टू द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। इस तरह आप जो मॉलिक्यूलर मास है उसका भी रिलेशन जो है वो इसी तरह ही कैलकुलेट करेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस, डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेज इज़ जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट, कि अगर आप किसी भी कंप्रेस्ड गैस जो है उसको सडनली एस्केप करते हैं थ्रू द स्मॉल होल तो कूलिंग टेक प्लेस होती है, डेट इज़ नोन एज जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल और दिस मेथड इज़ द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसके लिए क्या करना है, आपने गैस लेनी है, उसको कंप्रेस कर देना है थ्रू द कंप्रेसर, देन हाईली कंप्रेस गैस को पास करेंगे स्मॉल होल से, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, वो जैसे ही एस्केप करेगी तो वहाँ से जितने भी जो गैस के मॉलिक्यूल वहाँ से एस्केप होंगे तो वो उस इंटरनल हीट को एब्जॉर्ब करके एस्केप आउट हो जाएंगे, डेट्स वाई टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, देन गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। इस तरह हाई टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एम्प्टी स्पेसिस ख़त्म हो जाती है, डेट्स वाई फोर्स ऑफ ट्रैक्शन विल बी इंक्रीज्ड। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इंक्रीज जब हो जाती है इट्स मीन फिर आपने उसको पास करना है स्मॉल होल से, तो जैसे ही स्मॉल होल से पास करेंगे वो जो है वो डिस्टेंस पे मूव कर जाते हैं, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे मूव करेंगे, तो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको स्मॉल होल से पास करने के बाद जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो मूव कर जाते हैं, तो उसके लिए तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी, उन मॉलिक्यूल्स उन ही मॉलिक्यूल से आएंगे जो वो एस्केप करेंगे। वो कैसे आएगी कि उन मॉलिक्यूल्स की जो वो है मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, आफ्टर कोलाइजन जैसे ही वो कोलाइड करेंगे तो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वही एनर्जी वो यूज़ करेंगे और जैसे ही एनर्जी को यूज़ करेंगे वहाँ से एस्केप आउट हो जाएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब एस्केप हो जाएंगे तो वो वहाँ पे कूलिंग टेक प्लेस होगी। ये प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है इवन के हर यहाँ तक कि अनटिल
all the gas is converted into liquid state or the cooling take place. Lenz's method that is most important 1895 में ये प्रोसेस हुआ. इसके ये भी जो है वो जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट पे जो है वो वर्क करता है. लेंट्स ने जो है वो मेथड्स को परफॉर्म किया था 1895 में. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लेंट्स मेथड. इन 1895 ही परफॉर्म दैट ही टेक द compressed gas and then pass it through the small hole. The temperature of that gas is decreased and it is converted into liquid state. अब ये जो है वो adiabatic expansion के थ्रू जो है वो वर्क करती है, जो आप फिज़िक्स में पढ़ लिया होगा या फिर आप जो है वो पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि adiabatic expansion क्या होती है. ये क्या है? थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट. ठीक है. आगे इसकी अगर आप वर्किंग देखें तो आपने गैस जो है उसको कंप्रेस करना है 200 एटमॉस्फेयर पे. ठीक है. फिर उसको ए पार्ट से वहाँ से इंट्रोड्यूस करवाना है. फिर आप वहाँ पे आगे जो है वो प्रेशर होगा, प्रेशर आपने एडजस्ट कर लेना है. वो ऑलमोस्ट 200 पे आपने उसको कंप्रेस कर लेना है. फिर आगे जैसे ही वो गैस कंप्रेस्ड हो जाती है उसको सी जो वॉल्व है, सी जो उसका जो है तो सी वाले पार्ट से उसको मूव करेंगे. तो वहाँ से जो कंप्रेस गैस होगी वहाँ से एक्सपेंशन टेक प्लेस होगी. कंडेंसर वहाँ पे लगा होगा तो वहाँ से गैस कंडेंस हो जाएगी और जितना भी वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा वो वहाँ से वाटर की वाली पोर्शन से रिमूव हो जाता है. फिर जो कंडेंस गैस होगी तो वो एस कॉइल से मूव करेगी और एस कॉइल से मूव करने के बाद जहाँ पे वी है वो वाल्व से पास करती है और वहाँ से एक्सपेंशन टेक प्लेस होगी. तो जैसे ही एक्सपेंशन टेक प्लेस होगी तो कूलिंग टेक प्लेस होगी और गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. एल पॉइंट पे इस तरह फिर वो जो गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती दोबारा से जो है वो ए पार्ट में जाएंगी. फिर वहाँ से प्रेशर जो है उसको एडजस्ट करेंगे. फिर प्रेशर एडजस्ट करने के बाद उसको कंप्रेस किया जाता है. कंप्रेस करने के बाद उसको जितना भी वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा और वो कंप्रेस गैस को ऐसे कॉइल से पास किया जाता है. वहाँ से वी वॉल्व में एक्सपेंशन टेक प्लेस होगी और लिक्विफाई हो जाती है. इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा अनटिल कूलिंग टेक प्लेस. और यहाँ पे एक्सपेंशन टेक प्लेस होगी जहाँ पे प्रेशर जो है वो आपका 200 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक आ जाता है. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है. Uses of this method is the construction of appliances, for example refrigerators, heat pumps, air conditioners. ये सारे जो हैं वो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करते हैं, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं. अगर आप रेफ्रिजरेटर्स को देखते हैं दे कंटेन द गैसेस जस्ट लाइक फ्रियोन, उसमें फ्रियोन गैस प्रेजेंट होगी. तो इस गैस को कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उसमें हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं. तो वो जो हॉट गैसेस होंगी टेम्परेचर उनका इंक्रीज़ हुआ होगा, आपने उसको क्या करना है? कंडेंस करना है. कंडेंस करेंगे तो वहाँ पे जो है वो एयर कूलिंग टेक प्लेस होगी. वो जितना भी वाटर होगा वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो कूल हो जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी. मींस के जैसे ही कंडेंसेशन टेक प्लेस होगी तो गैसेस जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं, गैसेस जो है वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो फिर उसको स्मॉल होल से आपने पास करना है. प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. प्रेशर डिक्रीज़ होने से जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसके लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो रिक्वायर होती है कि लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हीट रिक्वायर होगी. तो ये हीट कहाँ से आएगी? उन फ्रियोन मालिक्यूल से आएंगी. वो जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उससे कोलाइड करने से काइनेटिक एनर्जी उनकी होती है, मींस के वो मूव करते हैं, उनकी मोशन होती है. वो कोलाइड करेंगे तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे. तो ये एनर्जी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो उसको रिक्वायर होती है तो वो मालिक्यूल से ले लेते हैं. देन वो फिर एस्केप कर जाते हैं, कूलिंग टेक प्लेस होती है. ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है. यही वजह है कि रेफ्रिजरेटर्स में जो है वो टेम्परेचर कम होता है और कूलिंग जो है वो होती है. रेफ्रिजरेटर्स में भी, एयर कंडीशनर्स वगैरह. ठीक है. इन सब में क्या होती हैं? यही प्रोसेस हो रहा होता है. नेक्स्ट इज़ द सेल्फ कूलिंग पॉप कैंस डेट इज़ कंटेनर. अगर आप कोई भी कैंस वगैरह को ओपन करते हैं जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस वगैरह होती हैं, दे कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. जो बॉटल है अगर आप उसको भी ओपन करते हैं तो वो एकदम वो प्रेशर के साथ ओपन होती है. तो वो प्रेशर किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे वो एक स्मॉल होल से एकदम पास करती है, एस्केप आउट होगी. तो वो हीट जितनी भी उसके अंदर होती है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है. तो जैसे ही
एस्केप करेंगे तो वहाँ से जो उसकी इंटरनल हीट को लेके वो एस्केप आउट हो जाएंगे और वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा एंड कूलिंग टेक प्लेस होगी। तो ये ऑलमोस्ट 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रिड्यूस कर देती हैं। एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसमें वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। CRMS इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी that is equal to square root 3 RT over m, where 3 is the constant, R is the general gas constant, T is the temperature, m is the molecular mass. It means कि root mean square is directly proportional to the velocity or directly proportional to the temperature. टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे। इट्स मीन कि उनकी वेलोसिटी जो है, जो मोशन है, मूवमेंट है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। 3 यहाँ पे क्या है कि रूट मीन्स स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इज़ स्टेट्स दैट द काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, के टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज़ होती है, फाहजली मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाय हाफ mv²। तो यहाँ पे 1/2 डिवाइड हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ek इज़ इक्वल टू mv²। फिर वहाँ पे m मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से v² की वैल्यू आपने सेपरेट कर ली, यहाँ से वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, v आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 2ek क्या है, आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, स्क्वायर रूट वाली ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इट्स मीन के जो वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, दैट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। इस तरह आप यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो है वो मॉलिक्यूल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहम लॉ को यूज़ करके भी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Fourth state of matter, matter is anything that has mass and occupies space is known as matter। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेट मैटर की है, that is प्लाज्मा। पहली जो थ्री हैं वो कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। इट वाज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रूक्स इन 1879। द मॉलिक्यूलर ये क्या है, मॉलिक्यूलर गैस होती है, वो उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके उसको एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर एटम से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयनिक फॉर्म एट द हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करती है ऑलमोस्ट 10⁻⁴ to 10⁻⁵ टाइम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द एटम्स टू फॉर्म द आयंस। तो प्लाज्मा क्या होगा, डेट इज़ द अनआयोनाइज्ड गैस, डेट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 99% प्लाज्मा है। डेट इज़ शाइनिंग स्टार को देख लें, इंटरस्टेलर स्पेस, तो इनमें देखें तो प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा से फिलअप होते हैं। अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। इट इज़ डिफरेंट है और डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। दे मे बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इट शोज़ द करेक्टरिस्टिक ग्लो। ये जो ग्लो है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अगर तो ऑक्सीजन है देन इट विल शो रेड ग्लो, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी तो ग्रीन, नाइट्रोजन होगी तो पर्पल और पिंक। और अगर ब्लैक होल है, ब्लैक होल जो कि आप डायरेक्टली विजिबल नहीं है टू द आई, तो वो क्या होगी, वो भी प्लाज्मा है।